बच्चों, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में हम न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। न्यूक्लियर फिजिक्स, देखो आप सब लोग जानते हैं न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे जो आप जानते हैं ऑलरेडी। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, सब जानते हैं इसमें जेड प्रोटॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है Z+N। ये आप सब जानते हैं, राइट। न्यूक्लियस की जो साइज होती है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये R0 a⁻⁴ ये भी आप सब लोग जानते हैं। R0 = 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, इसको कहते हैं 1.2 फर्मी। ये R0 होता है। A है मास नंबर, तो R ∝ है a⁻⁴ ओके। तो ये R की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, रो इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। रो इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब आप देखिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मास नंबर अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल है ना। अब देखिए, मास नंबर जो होता है वो A पर डिपेंड करता है, तो A आपका आएगा मास की जगह, और वॉल्यूम जो है वो आपका डिपेंड करता है R³ पर। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल टू लिखता हूँ तो यहाँ R³ लिख दूँ, सोचिए आप, है ना। तो इसका मतलब रो ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A/R³। अब A/R³ जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि A/R³, बेटा R ये होता है किसी भी न्यूक्लियस के लिए, है ना। ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो इसको लिख देंगे फिर हम R0 और A से A कट जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/R0। R0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी समान होती है ना। तो आप ये रिजल्ट ये निकल करके आ गया है, डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई आर सेम। सबकी, जितने भी न्यूक्लियस हैं सबकी डेंसिटी सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन से लेकर के आप जो है ना लेड तक पहुंच जाइए, थोरियम तक पहुंच जाइए, यूरेनियम तक पहुंच जाइए, सबकी डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। सब न्यूक्लियाई की एक ही रेडियस होती है, अलग अलग नहीं होती, क्योंकि वो A पर डिपेंड करती है, और A इटसेल्फ इज मास नंबर। तो इसका, जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, तो जितना ज़्यादा मास नंबर उतना ही बड़ा साइज। तो डेंसिटी तो अपने आप सेम आने वाली है ना, क्योंकि डेंसिटी होगा मास नंबर अपॉन साइज। चलिए जी, अब हम बात करेंगे थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस। थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस, बेटे थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस में एक्चुअल में बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब हम थ्योरेटिकल मास की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो साफ साफ जाहिर है कि उसके अंदर जो है उसका मास निकाल लो। तो जैसे कोई भी न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो थ्योरेटिकल मास जो आना चाहिए MTH। TH माने थ्योरी, थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस। थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस आएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू N, ये आएगा थ्योरेटिकल मास। तो थ्योरेटिकल मास आएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू Z। ये आपका थ्योरेटिकल मास आ गया, करेक्ट। अब जब ये थ्योरेटिकल मास आ गया ना, तो आप ये देखिए, इस थ्योरेटिकल मास के बाद में हम बात करेंगे एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, M न्यूक्लियस, इट इज द एक्चुअल मास। एक बहुत मिरेकल वाली बात ये हुई, अमेजिंग बात है ये बहुत ज़्यादा, कि इस दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस थे सबके एक्चुअल मास थ्योरेटिकल मास से कम थे। हाँ जी, तो ऑल न्यूक्लियाई
all nuclei have actual mass little less than the theoretical mass, theoretical calculated mass. ये बहुत ही जोरदार बात है कि भाई अगर जैसे एक कोई डिब्बा है और उस डिब्बे में अगर 100 बॉल हैं, 100 बॉल हैं डिब्बे में, अब डिब्बे में 100 बॉल हैं तो डिब्बे का टोटल मास जो है वो 100 बॉल के टोटल मास से कम हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सोचो रहे, यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, सारे प्रोटॉन का टोटल मास जोड़ दो, सारे न्यूट्रॉन का टोटल मास जोड़ दो, फिर एक्चुअल न्यूक्लियस का निकालो, एक्चुअल न्यूक्लियस का मास कम आता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है साहब? यानी जो सामान उसके अंदर है यार उसका मास तो आना चाहिए ना कम से कम। तो देखिए एम एक्चुअल, एम न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन एम थ्योरेटिकल। एक भी न्यूक्लियस ऐसा नहीं है जिसका मास ज़्यादा हो या बराबर भी हो, है ना? नो न्यूक्लियस, नो सच न्यूक्लियस, एक भी न्यूक्लियस बेटा ऐसा नहीं है इस वर्ल्ड में जिसके लिए कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो थ्योरेटिकल मास के बराबर हो या उससे बड़ा हो, वो है ही नहीं। इसका मतलब सब के सब जो है वो मास कम हो रहा है, सबका मास कम हो रहा है। कहाँ गया मास? कहाँ गया भाई? जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन हैं, सबके मास का टोटल कर दो ईमानदारी से, तो आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। हमारा कंसेप्ट तो यही है कि भाई थ्योरेटिकल मास में जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन हैं, सबका मास आना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल मास है वो कम आ रहा है थ्योरेटिकल मास से। कहाँ गया मास, है ना? दिस मास, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, है ना? सो देखिए दिस कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट देखिए, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ theoretical mass and the actual mass of the nucleus. This is called mass defect. Mass defect delta m is equal to difference of theoretical mass and the actual mass of the nucleus, है ना? डेल्टा एम को हम कहेंगे कैपिटल एम थ्योरेटिकल माइनस कैपिटल एम न्यूक्लियस, ये हम डेल्टा एम को बोलेंगे बेटा। और ये डेल्टा एम जो है ये कहाँ गया? ये मास कहाँ गया? ये मास जो है साइंटिस्ट ने ये बताया कि दिस मास डिफेक्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एज पर द आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, है ना? तो देखिए दिस मास डिफेक्ट is actually converted into एनर्जी। ये एनर्जी कितनी होती है साहब? ये एनर्जी होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर, इतनी एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू होल्ड द न्यूक्लियन कौन होते हैं? न्यूक्लियन होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियन कहते हैं बेटा। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू होल्ड द न्यूक्लियन इन द
nucleus as a bounded entity, बाउंडेड एंटिटी, यानी कि एक बाउंडेड चीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी की तरह काम करती है ना। सो एक्चुअली है ना, बाउंडेड मतलब कि पीस है एक तरीके से। सो एक्चुअली डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम को क्या बोलोगे आप? डेल्टा एम को आप बोलोगे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। और फिर ये जो चीज़ है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सी स्क्वायर से, ये आएगा आपका डेल्टा एम। ये बाइंडिंग एनर्जी आई है, ये बाइंडिंग एनर्जी आई है। ध्यान दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज यूज्ड टू कीप द न्यूक्लियस बाइंडेड है ना, इज यूज्ड टू कीप द न्यूक्लियस बाउंडेड। न्यूक्लियस बाउंड, तो न्यूक्लियस बाउंड रहता है, एकदम पैक रहता है, हिल नहीं पाता, टूट नहीं पाता, इधर उधर बिखर नहीं पाता न्यूक्लियस, है ना। अब देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is measurement of the stability of nucleus। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, is measurement of stability of the nucleus। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का मेजरमेंट है ये। अब जब ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का मेजरमेंट है तो देखिए क्या होने वाला है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां पर जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट बी बार, बी के ऊपर बार लगा रहा हूं बेटा, देखना मैं, बी बार लगाने का मतलब समझना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होते हैं? ए। तो मैं कह दूंगा कि दिस इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई ए मतलब जेड प्लस एन दोनों। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आया है आपका डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए। ये बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर कर लो, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। कई बार बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं, ध्यान दो। बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, binding energy is not the measurement of stability of the nucleus, but B bar is measurement of stability।
इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू बी बार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के प्रोपोर्शन में होता है। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, राइट। एक और टर्म मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बताना चाह रहा हूँ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो वैसे तो जो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन है ना, वो क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन देखो बेटा, PF पैकिंग फ्रैक्शन ये होता है मास ऑफ द एक्चुअल न्यूक्लियस, मास ऑफ द एक्चुअल न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ द थ्योरेटिकल अपॉन मास नंबर, इसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। मास ऑफ द एक्चुअल न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ द थ्योरेटिकल अपॉन ए, इसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन, नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन डिनोट्स अ स्टेबल न्यूक्लियाई, डिनोट्स अ स्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस स्टेबल है, उसकी जिंदगी स्टेबल है अगर नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन है तो। जीरो पैकिंग फ्रैक्शन बस मतलब यह है कि अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के रेंज की है ना। तो जीरो पैकिंग फ्रैक्शन डिनोट्स बैलेंस, बैलेंस। वी कैन नॉट से anything, we cannot say anything about stability। जीरो पर हम कुछ कह नहीं पाते, नेगेटिव पर हम स्टेबल बोल देते हैं, राइट। पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या कभी होता है? तो मैं कहूँगा हाँ होता है। और पता है वो कब होता है? जब वीक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से डोमिनेटिंग हो जाते हैं। जैसे आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेज पढ़ाए थे हमने, अगर ध्यान हो तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज पढ़ाए थे 11th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपको पढ़ाया था। अब आप समझने की कोशिश करो, जब वीक इंटरेक्शन फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटिंग हो जाते हैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स पर, तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाता है। फिर उस समय न्यूक्लियस जो है टूट जाता है। तो न्यूक्लियस breaks up into 2-3 small pieces। हाँ जी, छोटे छोटे 2-3 पीसेज में टूट जाता है, और फिर तीनों जो टूटते हैं तो फिर वो स्टेबल होते हैं वापस। फिर उन तीनों का अलग अलग पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आता है, यानी नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन स्टेबिलिटी को शो करता है। जीरो पैकिंग फ्रैक्शन में हम कुछ कह नहीं पाते। पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन सर्टेनली अनस्टेबल है, और वो तब होता है जब आपके जो फोर्सेज होते हैं उसमें वीक इंटरेक्शन फोर्स का डोमिनेंस हो जाता है, और स्ट्रॉन्गर जो फोर्स है वो बेचारा लूज कर जाता है, तो अब जाकर के ये चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस ए ग्राफ। यस, देखिए एक्चुअली क्या है, साइंटिस्ट ने कई सालों तक मेहनत करके सभी ए की वैल्यूज के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट की। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
देखिए ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर ए। ये मास नंबर ए है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बी बार। ध्यान दीजिए, बी बार का मतलब क्या होता है? बी बार का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बी बार है ना बेटा, इसके ऊपर बस बार लगाते हैं, ये एरो नहीं लगाते, है ना। तो ध्यान दीजिए, बी बार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। अच्छा, ये जो है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ओके, ये जैसे मान लो यहाँ पे 0 है और वहाँ पे मान लीजिए ए जो है वो ग्रेटर देन 200 है, ग्रेटर देन 200 है। यहाँ पर लगभग ये मान के चलो कि 130 के आसपास होता है, 130 के आसपास, राइट। इधर ये कम होता है ना। सबसे पहले ये सीन बनता है, आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनता है। ऐसा ग्राफ। अब देखो क्या होता है, ये जो पॉइंट्स है ना, देखो बीच बीच के अंदर ये पॉइंट्स हो रहे हैं, मैं देखो ब्लैक डॉट से दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कुछ इनिशियल एटॉमिक नंबर्स होते हैं जिनका मास नंबर इवन होता है, इवन। जैसे मास नंबर 2, 4, 6, 8, ये मतलब ऐसे 3 ही नहीं होते, मैंने बनाए 3 हैं, बाकी काफ़ी सारे होते हैं, ये मतलब बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ इवन मास नंबर होते हैं जो स्टेबल ज़्यादा होते हैं अपने पड़ोस से। जैसे हीलियम, ये अपने पड़ोसी हाइड्रोजन और लिथियम से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। इसी तरीके से जैसे कार्बन, ये जो है ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है अपने अड़ोसी पड़ोसी से। अड़ोसी पड़ोसी कौन? ऑक्सीजन का पड़ोस में कौन है? 7 और 9, तो वो ज़्यादा स्टेबल है 7, 9 से। इसी तरीके से जैसे ये आपका जो 6 नंबर कार्बन है वो अपने अड़ोस पड़ोस से जो 5 नंबर और 7 नंबर के हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये न्यूक्लिक ऑक्सीजन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 130 तक जो होता है ना, ये हम स्ट्रॉन्ग रेंज कहते हैं। तो हम कहते हैं भाई यहाँ तक आकर के ये लगभग लगभग स्टेबल है। ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फेरस, ये फेरस 56 होता है ना, A = 56, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यानी इस दुनिया का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस फेरस है। तो Fe इज मोस्ट स्टेबल, Fe इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। यहाँ भी बीच बीच में स्टेबिलिटी आती है, लेकिन फेरस तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, बहुत रेयर जल्दी से टूटता है, राइट। अच्छा, यहाँ पर आकर के जो है ना ये स्टेबिलिटी गिर जाती है, तो स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है 130 के बाद में, स्टेबिलिटी बिकम्स वेरी लेस। यहाँ से लेके यहाँ वाला जो रीजन होता है इसको हम बेस्ट रीजन कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल रीजन, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। हाँ जी, इस रेंज में जो न्यूक्लियस होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब देखिए नेचर में क्या होता है कि स्टेबिलिटी की टेंडेंसी होती है, नेचर में स्टेबिलिटी की टेंडेंसी होती है। तो नेचर हैज अ टेंडेंसी टू गेट स्टेबल पोजीशन, है ना। तो ध्यान दीजिए, इन नेचर स्टेबिलिटी इज फाउंड, नहीं एक मिनट, इन नेचर a tendency is found to get stability, नेचर में सब जगह ही स्टेबिलिटी की टेंडेंसी है जी, कि साहब स्टेबल पोजीशन पे जाना चाहती है नेचर हमेशा हमेशा। यानी कि नेचर जो है वो ये चाहती है कि हम हमेशा स्टेबल पोजीशन में रहें। आप देखो ऊपर जाकर छलांग लगाओ तो आपको नीचे ही खींचेगी, यानी कि नीचे जाकर आप स्टेबल हो जाओगे ज़मीन पे जाके,
है ना, वो आपको अनस्टेबल नहीं रहने देना चाहती, ये नेचर की बात है। तो नेचर में स्टेबिलिटी की टेंडेंसी होती है। ओके, तो टू गेट मोर स्टेबिलिटी, समझने की कोशिश करिए। टू गेट मोर स्टेबिलिटी, few heavy nuclei कौन होते हैं? A is greater than 130. Few heavy nuclei have a tendency to break into pieces, so that they may get into stability range. सोचिए आप, टू गेट मोर स्टेबिलिटी, few heavy nuclei A is greater than 0 have a tendency to break into pieces so that they may get into stability range. This phenomenon is called nuclear fission, and an enormous amount of energy is released in the fission process. देखो बेटा, वो जो ग्राफ है ना उसको देखो आप। ये जो ग्राफ है इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस इस रेंज में है, तो ये बहुत ही हैवी रेंज है, भारी हो गया, बहुत बल्की हो गया न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा बल्की न्यूक्लियस हो गया। न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा, प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा नंबर है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है? बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है। अब बल्की न्यूक्लियस जो है उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहता है, अब ये जो बड़ा वाला एटम होता है ना, इतना भारी एटम, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, 3 टुकड़े हो जाते हैं, कभी कभी 2 हो जाते हैं, कभी कभी 3 हो जाते हैं, और 3 होकर के वो इस रेंज में आ जाता है। ये वाली रेंज जो है ना स्टेबिलिटी रेंज है। तो भारी वाला टुकड़ा होकर के स्टेबिलिटी रेंज में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फिशन। ये नेचर में आमतौर पर होता ही रहता है, सभी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो होते हैं, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो टूटते ही रहते हैं, एक के बाद एक टूटते चले जाते हैं। सीरीज बन जाती है टूटने की, और सीरीज बनने के बाद में फिर जो है एक ऐसा जगह आती है कि फिर वहाँ पे वो स्टेबल हो जाते हैं, वो स्टेबल इसी रेंज में आती है। कुल मिलाकर के जो हैवी न्यूक्लियस है उसको पीसेज में तोड़ दिया जाता है और उससे फिशन बनती है, और फिशन के बाद स्टेबिलिटी रेंज बढ़ जाती है, एनर्जी लिबरेट होती है ना। तो देखिए फिशन प्रोसेस enhances the stability. Heavy और bulky nuclei breaks up into pieces
he says to get into stability range, तो उसमें है ना एनर्जी निकलती है, इन दिस प्रोसेस ओवरऑल, ध्यान दीजिए, इन दिस प्रोसेस ओवरऑल मास डिफेक्ट इंक्रीजेज, हाँ जी, ये जो प्रोसेस होता है फिशन का, इसमें मास डिफेक्ट इंक्रीज होता है। मास डिफेक्ट इंक्रीज होने से क्या होता है, मास डिफेक्ट इंक्रीज होता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होता है। तो एज मास डिफेक्ट इंक्रीजेज, ध्यान दो, एज मास डिफेक्ट इंक्रीजेज सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजिंग means binding energy per nucleon increasing means stability increasing, has increased, stability has increased, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर इंक्रीज हो गया तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। चलिए, ये चीज़ हो गई आपके पास। अब हम बात करेंगे कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन, देखिए, फिशन वाली बात हमने कंप्लीट कर ली, और फिशन के फिर हम एग्जांपल्स भी करेंगे अभी, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल मैं फिशन की बात कर रहा हूँ, फ्यूजन। फिशन तो हो गया ना, फ्यूजन की बात करेंगे। फ्यूजन में क्या होता है कि when two light nuclei combine in condition of high pressure and temperature, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, in condition of high pressure and temperature, high pressure and high temperature, when light nuclei combine in condition of high pressure and high temperature, then a heavy nucleus is formed and stability is increased. देखिए कैसे स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, इधर देखो, जैसे ये इधर है ना, इस रेंज के इस साइड वाले लाइट है, तो ये लाइट वाले न्यूक्लियस जुड़ करके 2 मिलकर 3 मिलकर जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट होकर के फिर इस रेंज में आ जाते हैं। तो यहाँ भी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो देखिए फ्यूजन वाले केस में भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो फ्यूजन also enhances stability and hence fusion also enhances stability and enhances मास डिफेक्ट। हाँ जी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मास डिफेक्ट बढ़ेगा। एक्चुअली में फंडामेंटली ये है कि मास डिफेक्ट बढ़ता है इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है। असल बात तो ये है, मास डिफेक्ट बढ़ता है इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है बेटा। मास डिफेक्ट ना बढ़े तो स्टेबिलिटी बढ़ना ही बंद हो जाए, बढ़ेगी नहीं। तो फ्यूजन ऑल्सो एनहेंसेज स्टेबिलिटी एंड हेंस मास डिफेक्ट। दिस मास डिफेक्ट creates huge amount of energy। हाँ जी, मतलब फ्यूजन में जो एनर्जी निकलती है वो फिशन से ज़्यादा निकलती है। फ्यूजन वाले बम को हम
न्यूक्लियर बम कहते हैं, और फिशन वाले बम को एटम बम कहते हैं। ध्यान दीजिए, फिशन से क्या बनता है? एटम बम बनता है। और जो फ्यूजन होता है उससे न्यूक्लियर बम बनता है। ऐसे नाम बोल दिया उन्होंने, बाकी बनते दोनों न्यूक्लियस के कारण ही है, दोनों न्यूक्लियस के कारण ही है ना। फ्यूजन के लिए ध्यान दीजिए, फिशन जो है ना, फिशन के लिए हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर नॉर्मल होता है। प्रेशर टेम्परेचर नॉर्मल टू स्टार्ट, प्रेशर टेम्परेचर आर नॉर्मल टू स्टार्ट, नॉर्मल टू स्टार्ट। न्यूक्लियर में फ्यूजन के अंदर फ्यूजन पता है क्या है कि प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए अगर आपको फ्यूजन स्टार्ट करना है तो। जब तक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर नहीं होंगे आपका फ्यूजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये सबसे खास बात है। चलिए अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिशन का मतलब कि जो है ना एक न्यूक्लियस को तोड़ करके कैसे कैसे न्यूक्लियस बनाए जा सकते हैं या बनते हैं, और फिर बनने से एनर्जी कितनी निकलती है, ये करेंगे। और इसके बाद में कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, करिए आप।